तो दोस्तों बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भूगोल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अक्षांश और देशांतर से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चंस है जो विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं और पिछले 5-6 साल में एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं या फिर जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में और मानचित्र के साथ और ग्लोब के साथ समझाने का प्रयास किया है। तो पूरे एनर्जी के साथ लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट में मैं आपसे इसी वीडियो से 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, अक्षांशों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 360, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन डी 240। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 181। दोस्तों अगर यहाँ पर आप इस ग्लोब को देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और इस प्रकार से ऊपर 90 अक्षांश रेखा है और नीचे 90 अक्षांश रेखा है, यानी कि ऊपर 90 नीचे 90 टोटल हो गए 180 और एक अक्षांश रेखा और है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ये भी जुड़ जाएगा तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 181, यानी कि 181 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने गोरे, ऑप्शन बी जोन, ऑप्शन सी ग्रिड या फिर ऑप्शन डी पैमाना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जोन। दोस्तों याद रखिएगा कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है, यानी कि मान लीजिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके बाद जो पहला अक्षांश आएगा जिसे हम 1 डिग्री अक्षांश कहेंगे, इनके जो बीच की दूरी है इसको हम जोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने मिलन रेखाएं, ऑप्शन बी ग्रीनविच रेखाएं, ऑप्शन सी अक्षांश रेखाएं या फिर ऑप्शन डी देशांतर रेखाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्षांश रेखाएं। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है। आप सभी को पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है इसको हम भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर कहते हैं या फिर विषुवत वृत्त कहते हैं, और इसके समानांतर जो ये रेखाएं पड़ी हुई है इन रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखाएं या फिर ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखाएं। तो दोस्तों मैंने आपको यहीं पर बताया था कि जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पड़ी हुई रेखाएं होती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो खड़ी हुई लाइन है यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखाएं होती है इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रीनविच रेखा का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 160 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ऑप्शन डी 280 डिग्री देशांतर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको ही हम ग्रीनविच रेखाएं कहते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच नामक स्थान से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने 15 मिनट, ऑप्शन बी 4 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट या फिर ऑप्शन डी 10 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मिनट। दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है और इस प्रकार से बात किया जाए तो 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को टोटल 4 मिनट का समय लगता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? ऑप्शन आपके सामने 1 डिग्री, ऑप्शन बी 15 डिग्री, ऑप्शन सी 4 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 10 डिग्री। दोस्तों इससे पहले आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो हमने आंसर किया था कि 4 मिनट का समय लगता है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमेगी, तो याद रखिएगा 15 डिग्री देशांतर घूमेगी। अगला क्वेश्चन, प्रधान मध्याह्न रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 360 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ऑप्शन डी 280 डिग्री देशांतर रेखा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं और याद रखिएगा कि इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है और याद रखिएगा कि इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा किसे कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो कहा जाता है ये बीच वाली जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 0 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन बी 180 डिग्री देशांतर रेखा, ऑप्शन सी 360 डिग्री देशांतर रेखा या फिर ऑप्शन डी 280 डिग्री देशांतर रेखा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके बिल्कुल विपरीत जो उधर से घूमकर जो 180 डिग्री देशांतर रेखा आई है इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं क्योंकि इसी रेखा से तिथि का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। ऑप्शन आपके सामने है 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1780 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1884 ईस्वी। तो याद रखिएगा कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा था और याद रखिएगा कि इस तिथि का जो निर्धारण किया गया था वो 1884 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, बृहत वृत्त किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीच में जो अक्षांश रेखा है उससे हम भूमध्य रेखा कहते हैं और यही भूमध्य रेखा पूरी तरीके से गोल चारों तरफ घुमा हुआ है, यानी कि इसी को हम बृहत वृत्त कहते हैं क्योंकि यही सबसे ज़्यादा व्यास बनाता है। अगला क्वेश्चन, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने काले, ऑप्शन बी गोरे, ऑप्शन सी पेटी या फिर ऑप्शन डी ग्रिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरे। दोस्तों यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक रेखा जो पहली वाली रेखा होगी, उसके बाद दूसरी डिग्री देशांतर रेखा होगी, उसके बाद 3 डिग्री देशांतर रेखा होगी। तो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा से 1 डिग्री देशांतर रेखा के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? या फिर 1 डिग्री देशांतर रेखा से 2 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? यानी कि लगातार जो दो देशांतर रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि इसको गोरे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 111 मील, ऑप्शन बी 111 किलोमीटर, ऑप्शन सी 121 मील या फिर ऑप्शन डी 180 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111 किलोमीटर। दोस्तों याद रखिएगा कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है वो टोटल 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, किस अक्षांश में दिन और रात समान होते हैं? ऑप्शन आपके सामने ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों जो पृथ्वी के सबसे बीच में जो अक्षांश रेखा है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं, याद रखिएगा कि इसी अक्षांश रेखा में दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है। आप सभी को पता है कि सबसे बीच में भूमध्य रेखा है, सबसे उत्तरी ध्रुव में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है अक्षांश रेखा और सबसे नीचे दक्षिणी ध्रुव में 90 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कौन सा है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये दक्षिण ध्रुव है सबसे नीचे और दक्षिण ध्रुव पर जो अक्षांश रेखा है वो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कौन सा है तो आप कहते ये भी 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव का अक्षांश है, यानी कि 90 डिग्री, तब भी आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारत से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्क रेखा। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के बीच में से गुजरती है और ये भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर जाती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? यहाँ पर विभिन्न देश दिए गए हैं और किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने पाकिस्तान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी बांग्लादेश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है ये म्यांमार से होकर भी गुजरती है, चीन से भी होकर गुजरती है और बांग्लादेश से होकर भी गुजरती है, लेकिन जो पाकिस्तान है यहाँ से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर किसे कहा जाता है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि साढ़े 23 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको हम कर्क रेखा या फिर ट्रॉफिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि ये वाली रेखा आप देख सकते हैं, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। जो बीच में सबसे बीच में से होकर जाती है इसे हम इक्वेटर यानी कि इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ट्रॉफिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा किसे कहा जाता है? तो साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो देशांतर के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने ध्रुव, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा या फिर ऑप्शन डी मकर रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दो देशांतर की बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है। अगर हम यहाँ पर ग्लोब को देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बीच में जो रेखा है वो कह सकते हैं कि देशांतर रेखा है। इसके बाद मान लीजिए कि 1 डिग्री देशांतर यहाँ पर है और यहाँ पर 360 डिग्री देशांतर है, यानी कि 3 लगातार हमने देशांतर रेखाओं को दिखा दिया, मान लेते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आप देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा जो है यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है, यानी कि भूमध्य रेखा के पास में जो देशांतर रेखाओं की दूरी होगी वो सर्वाधिक होगी, यानी कि यहाँ पर आपके सामने भूमध्य रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन, अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 179, ऑप्शन बी 181, ऑप्शन सी 360 या फिर ऑप्शन डी 240। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 181। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अक्षांशों की संख्या कितनी है, या फिर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। चलिए दोनों को समझ लेते हैं। मैंने आपसे पूछा है कि अक्षांशों की संख्या कितनी होती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपको पता है सबसे पहली बात, उसके बाद 1 डिग्री अक्षांश रेखा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ऐसे करते हुए हम 90 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 1 डिग्री देशांतर रेखा अक्षांश रेखा, फिर 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, इस तरीके से हम 90 डिग्री अक्षांश रेखा तक पहुंच जाएंगे। यानी कि यहाँ पर 1 से 90 तक टोटल 90 अक्षांश रेखाएं हो गई, यहाँ पर 1 से लेकर 90 तक टोटल 90 अक्षांश रेखाएं हो गई। बीच में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है, यानी कि इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि टोटल को हम जोड़ेंगे 90, 90 और 1, यानी कि 181 अक्षांश रेखाएं नहीं होंगी, ये अक्षांश होंगी। अगर आपसे पूछा जाता कि अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो हम 2 अक्षांशों को घटा देते, क्योंकि सबसे ऊपर जो 90 डिग्री है और सबसे नीचे यानी कि दक्षिणी ध्रुव में जो 90 डिग्री है ये दोनों सिर्फ अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक बिंदु है, यानी कि 2 अक्षांशों को हमें घटाना पड़ेगा तो 179 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सीधे लैंग्वेज में अगर आपसे कहा जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांशों की संख्या कितनी है तो 181 है, और अगर आपसे पूछते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है तो 179 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपके सामने ऑप्शन दिया होता है तो आप करेंगे आंसर 179 या फिर 180। ज़्यादातर एग्जाम में 180 का ऑप्शन दिया जाता है तो आप 180 पर टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने एग्जैक्ट आंसर दिया रहता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माही नदी। तो याद रखिएगा कि भारत की जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने माही नदी, ऑप्शन बी कांगो नदी, ऑप्शन सी लिम्पोपो नदी या फिर ऑप्शन डी नील नदी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांगो नदी, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आप अफ्रीका का पूरा मैप देख सकते हैं, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कांगो नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काट रही है, और यहाँ पर लिम्पोपो नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काट रही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है तो ये जो कांगो नदी है ये काटती है, और कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है तो लिम्पोपो नदी काटती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने 0 अक्षांश, ऑप्शन बी अश्व अक्षांश, ऑप्शन सी नील अक्षांश या फिर ऑप्शन डी रोटिंग अक्षांश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्व अक्षांश। दोस्तों याद रखिएगा कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश का जो क्षेत्र होता है इसको हम अश्व अक्षांश कहते हैं, और उपोष्ण उच्च दाब का जो कटिबंध का जो क्षेत्र आता है वो अश्व अक्षांश के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 21 जून, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 22 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 23 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 जून। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बसंत विषुव की घटना कब होती है? दोस्तों याद रखिएगा कि बसंत विषुव की जो घटना होती है वो 21 मार्च को होती है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि शरद विषुव की घटना कब होती है तो 23 सितंबर को होती है। तो यहाँ पर चारों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समयांतर कितना है? ऑप्शन आपके सामने है 2.5 घंटे, ऑप्शन बी 4.5 घंटे, ऑप्शन सी 5.5 घंटे या फिर ऑप्शन डी 8.5 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.5 घंटे। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ग्रीनविच मध्य समय रेखा यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय प्रमाण रेखा यानी कि 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा यानी कि कह सकते हैं 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो कि भारत के बीच से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं कि भारत की स्थिति कुछ इस स्थान पर है जो कि आपको दक्षिणी भारत का कुछ हिस्सा दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बात करें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं और भारत की मानक समय रेखा जो कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है, इनके बीच का समयांतर कितना है याद रखिएगा 5.5 घंटे हैं। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। तो याद रखिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, फिर आपके सामने भूमध्य रेखा और फिर आपके सामने मकर रेखा, तीनों की तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजर रही है। यानी कि ऑप्शन अगर आपसे कहा जाए तो कौन सी नदी हो, कौन सा महाद्वीप हो जाएगा यहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के बीच ऐसे मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा देशांतर प्रधान यमोत्तर के साथ, यानी कि यहाँ पर जो कौन सा देशांतर है तो आप देख सकते हैं कि प्रधान यमोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है और यहाँ पर 180 डिग्री देशांतर है, ये घूमकर सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा, यानी कि पीछे की तरफ से आकर सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि ये अर्थ है और अर्थ के बीच में यहाँ पर बात की जाए तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और उसके विपरीत साइड में जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा, ये दोनों मिलकर सबसे बड़ा वृत्त बनाएगा। यानी कि ऑप्शन कह सकते हैं बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको इस मैप में दिखाया था कि जो अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधान समय रेखा कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत की मानक समय प्रधान समय रेखा है और यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं ये है 82.5 डिग्री जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसे आप मानचित्र में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर आपस में कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन आपके सामने हिंद महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर। मान लीजिए पृथ्वी है या फिर ग्लोब है और यहाँ पर जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये दोनों के दोनों जो मिलते हैं, ये दोनों आपस में जो मिलते हैं इनके मिलन स्थल की बात करें तो याद रखिएगा कि मिलने का जो स्थान है वो अटलांटिक महासागर है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हर्ष अक्षांश से संबंधित है, यानी कि अश्व अक्षांश से संबंधित है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर दक्षिणी अक्षांश रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है इसको हम अश्व अक्षांश कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13 या फिर ऑप्शन डी 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 13। तो याद रखिएगा जो भूमध्य रेखा है ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने 13, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 47 या फिर ऑप्शन डी 90। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 47। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे ग्लोब को देखा जाए तो आपको पता है कि सबसे बीच से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम मकर रेखा कहते हैं। यहाँ पर ये जो सबसे ऊपर कर्क रेखा है और सबसे नीचे जो मकर रेखा है, इनके बीच में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? तो 47 अक्षांश रेखाएं हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा। दोस्तों जो पृथ्वी है या फिर ग्लोब है, इसके सबसे बीच में जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है और ये इसको 2 गोलार्धों में बांट देता है। यानी कि ऊपर वाला जो गोलार्ध होता है इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले गोलार्ध को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी कि भूमध्य रेखा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच से बने जाल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जोन, ऑप्शन बी ग्रिड, ऑप्शन सी गोरे या फिर ऑप्शन डी अक्षांश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रिड। दोस्तों यहाँ पर अगर आप इस ग्लोब को देखें तो यहाँ पर आपको पता है कि ये देशांतर रेखाएं हैं, सब खड़ी खड़ी रेखाएं, और जो पड़ी पड़ी रेखाएं हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इस प्रकार से ये प्रकार का जाल बना है जो आप देख सकते हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं। तो यहीं पर आपसे पूछा गया था कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बीच बने जाल को क्या कहते हैं, तो इसको ग्रिड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने अश्व अक्षांश, ऑप्शन बी डोलड्रम, ऑप्शन सी समाना कटिबंध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डोलड्रम। दोस्तों जो पृथ्वी है या फिर गोलार्ध कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप ग्लोब है, इसमें जो बीच में जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम डोलड्रम कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के ध्रुवों पर किस प्रकार का कटिबंध पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीत कटिबंध या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीत कटिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर किस प्रकार का कटिबंध पाया जाता है, तो यहाँ पर ध्रुव कौन से हैं? तो सबसे ऊपर जो ध्रुव है और सबसे नीचे जो ध्रुव है वो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको हम कह सकते हैं कि शीत कटिबंध, क्योंकि आप सभी को पता है। यहाँ पर अगर हम इसको डिटेल में दिखाना चाहे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा है, इससे उत्तरी अक्षांश यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, इनके बीच का जो पूरा क्षेत्र है इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यानी कि ये क्षेत्र सबसे गर्म होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कर्क रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तर वाले क्षेत्र को हम उत्तर शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे और दक्षिण वाले क्षेत्र को हम दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से यानी कि आर्कटिक वृत्त से 90 डिग्री का जो अक्षांश है इस पूरे क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। और इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी देख सकते हैं कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा से 90 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आप एक नज़र में देख सकते हैं, बहुत ईजी है। अगला क्वेश्चन, 30 डिग्री और 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने उष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी शीत कटिबंध या फिर ऑप्शन डी उपोष्ण कटिबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतोष्ण कटिबंध। मैंने आपको अभी दिखाया था कि 30 से 45 डिग्री यानी कि हम कह सकते हैं 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपको उपोष्ण कटिबंध मिलेगा, तो अगर आपके सामने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिले तो आप उस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? ऑप्शन आपके सामने 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या फिर ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। दोस्तों याद रखिएगा पृथ्वी को 4 कटिबंधों में बांटा गया है, जो कि आप देख सकते हैं उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी पर सबसे बड़े और घने वन कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा कि सबसे बड़े और घने वन वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होगी और सबसे ज़्यादा बारिश होगी। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होती है और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक बारिश भी होती है, सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। इसलिए सबसे अधिक घने और बड़े वन जो मिलेंगे वो आपको इसी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे बड़े और घने वन कहाँ मिलते हैं, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंध में। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं जाती है, यानी कि किस राज्य से होकर नहीं जाती है आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तो याद रखिएगा कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें मिजोरम से होकर भी गुजरती है, त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है, गुजरात से होकर भी गुजरती है, लेकिन तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन आपके सामने बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी घटता है और फिर बढ़ता है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घटता है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्लोब को देखें तो आप सभी को पता है कि सबसे बीच में जो अक्षांश रेखा है उनके बीच का व्यास सबसे अधिक है भूमध्य रेखा पर, उससे ऊपर जाएंगे तो कम होता जाएगा, खोता जाएगा और सबसे 90 डिग्री में बिल्कुल बंद हो जाएगा, यानी कि एक पॉइंट के रूप में रह जाएगा। इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो ये भी कम होता जाता है, कम होता जाता है और 90 डिग्री देशांतर रेखा अक्षांश पे जो है बात करें तो वहाँ पर बिल्कुल एक बिंदु के रूप में रह जाता है, जिसे हम अक्षांश कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा से यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ध्रुव की ओर चाहे इधर को जाए चाहे इधर को जाए, दोनों तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास में कमी होती है, यानी कि घटता है। अगला क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने कर्क रेखा पर, ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको इस क्वेश्चन को कराया था कि 1 डिग्री देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है वो सबसे अधिक क्षेत्र बनाता है। अगला क्वेश्चन, शरद विषुव की घटना कब होती है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून, या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। दोस्तों थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, 21 मार्च को बसंत विषुव की घटना होती है और 23 सितंबर को शरद विषुव की घटना होती है। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि शरद विषुव की घटना कब होती है, तो 23 सितंबर को होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी म्यांमार, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, उसमें हमारा आंसर था पाकिस्तान। याद रखिएगा कि पाकिस्तान से और नेपाल से, इन दोनों देशों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 अक्षांशों की अधिकतम दूरी कहाँ होती है? ऑप्शन आपके सामने भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी कर्क रेखा पर, ऑप्शन सी मकर रेखा पर, या फिर ऑप्शन डी सभी जगह समान होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी जगह समान होती है। तो याद रखिएगा कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो सभी अक्षांशों के बीच सेम होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का अक्ष इसकी अक्ष तल पर बने लंब से कितने डिग्री का कोण बनाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्री। तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 23.5 डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हों कि इस डिग्री देशांतर रेखा पर कह सकते हैं कि समय कितने डिग्री आगे होगा या पीछे होगा, ऐसे वाले क्वेश्चंस को मैंने नहीं कराया है। एक ही टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं। बाकी जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इस वीडियो में इंक्लूड करने का पूरा प्रयास किया गया है। कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी पूरी मेहनत इसमें लगी है, पूरे दिन मैंने इसमें मेहनत की है, पूरे 24 घंटे का समय लगा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब 2 क्वेश्चंस को देखते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन कि शरद विषुव की घटना कब होती है, और दूसरा क्वेश्चन किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों होकर गुजरती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।